हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं फार्मर बिल्स 2020 कृषि कानून 2020। ठीक है, अभी हमने देखा भारत सरकार ने कृषि कानून बनाए हैं 3, जिनके ऊपर किसानों ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि क्या है ये कृषि कानून। ठीक है, तो सबसे पहले कृषि कानून को जानने के लिए हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस टाइम पे जो मंडी सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ था। ठीक है, अब इससे पहले की एक बात है कि हम जब बात करते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। ठीक है, तो हमारे साथ बहुत सबसे बड़ी सरकार के सामने ये प्रॉब्लम थी कि जो ज़मीन थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों की ज़मीन छीन ली गई और उनको ज़मींदारों को दे दिया गया था। ठीक है, तो 1947 के बाद लैंड रिफॉर्मेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, मतलब कि किसानों को उनकी ज़मीन वापस दिलाई जाए। उसके लिए इन्होंने 1951 में एक एक्ट भी बनाया था। ठीक है, सबसे पहला, और इसी को हम फर्स्ट संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। इसके थ्रू क्या किया गया, देखो क्या हुआ। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिनको किसानों की ज़मीन अंग्रेज़ों के टाइम पे दी थी, अब सभी लोगों को बोला गया, बड़े ज़मींदारों को बोला गया कि आप जिनसे ये ज़मीन आपको जिनसे दी गई थी आप उन्हें वापस करें। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ 1947 में हमें क्या देखने को मिलता है, उसके बाद जब ये बात आई कि दोबारा से किसानों को ज़मीन दी जाए, तो उस टाइम पे हमारे 7 फंडामेंटल राइट होते थे। ठीक है, उसमें से एक होता था राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी इसके अगेंस्ट उसने कहा, मतलब कि जैसे कोई बड़ा ज़मींदार था, उसको इस चीज़ की नॉलेज थी, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास गया, उसने कहा दिस इज़ माय राइट, ये मेरा राइट है प्रॉपर्टी का और मैं ज़मीन वापस नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये जब चला गया तो ये उसके क्या हुआ, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। अब यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, तब भारत सरकार ने 1951 में एक एक्ट लेके आई, एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसको हम पहला संविधान संशोधन कहते हैं। उसके थ्रू जो हमारे संविधान की 8 सूचियाँ थी, उसके बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, उस 9वीं अनुसूची में रखा गया, कहा गया कि जो भी ये 9वीं अनुसूची में रखी जाएंगी, है ना, उन पे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पुनर्अवलोकन नहीं कर सकती है, उस पर चर्चा नहीं कर सकती है या उस पर कोई फैसला नहीं सुना सकती है। ठीक है, तो उसी टाइम पे ये जो लैंड रिफॉर्मेशन था उसको बोला गया कि आप वापस करें, और जो एक्ट सुनाया गया कि आपको किसानों को ज़मीन वापस करनी पड़ेगी, और इसके ही साथ राइट टू प्रॉपर्टी जो एक्ट है वो भी ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे हमें क्या देखने को मिलता है कि हालांकि इस जो 9वीं अनुसूची में है, अब इसमें 2007 में चेंज आ चुका है, लेकिन वो अब इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, बस इतना जान लेते हैं हम, अगर हम सिंपल समझें तो, कि 9वीं अनुसूची में वो चीज़ रखी गई इसके थ्रू जो कि जिन पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी कोर्ट्स होंगी उस पर पुनः अवलोकन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, उसके बाद तो अब क्या हुई, सरकारों किसानों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन चली गई जो उनकी थी। ठीक है, अब हमें यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि भुखमरी थी, क्योंकि बहुत अच्छी गेहूं की उपज नहीं थी, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी। ठीक है, उसी को देखते हुए हमें क्या देखने को मिलता है, हरित क्रांति आती है जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी 1966 से 67 के बीच में आती है। ओके, तो 1966 से 67 के बीच में हमें क्या देखने मिलती है, 3rd पंचवर्षीय योजना कि ख़त्म होने के बाद 4th पंचवर्षीय में हमें इसका ये देखने को मिलता है कि इसका जो आउटपुट था वो बहुत अच्छा रहा था, मतलब कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उससे जो किसानों की उपज थी उसकी गुणवत्ता थी वो बढ़ी थी। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला, 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति आई, और इस हरित क्रांति से काफ़ी ज़्यादा उपज में या पैदावार में बढ़ोतरी हुई। अगर इसको वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो मैक्सिको के थे हमारे नॉर्मन बोरलॉग,
जो लेके आए थे, जबकि हमारे इंडिया में जो हरित क्रांति लेके आए थे वो थे MS स्वामीनाथन। ओके, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब जब किसानों का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, उनका क्या बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, तो अब याद रखना ये प्रोडक्शन भी मोस्टली अगर हम देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्र में वाले किसानों का बढ़ा था, जैसे यही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये वाले जो स्टेट्स थे वहाँ पर इनका हरित क्रांति का प्रभाव बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, और स्पेशली पंजाब और हरियाणा वाले इलाके में। ओके, अब क्या हुआ, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अब किसानों को कोई ऐसा सिस्टम भी चाहिए जहाँ पे वो अपनी बिक्री और ख़रीद कर सके, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम, उसी को बोला गया APMC सिस्टम, ठीक है। ये अब हमारे आया 1970 में। APMC को हम जानते हैं एक तरीके का, अगर हम बोलें नेटवर्क है ये हमारा मंडियों का, ठीक है। APMC की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हुआ, नेटवर्क बनाया गया मंडियों का। अब चूंकि हरित क्रांति किस वाले एरिया में हुई है, सबसे ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है पंजाब हरियाणा साइड, तो यहाँ पर ही जो नेटवर्क है मंडियों का वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये APMC आई, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे किसान अपनी उपज थी उसको वो बेच सकता था, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, अब यहाँ पे जो बेच सकता था, इसमें एक और चीज़ लाई गई कि पहली चीज़ तो बेचने के लिए उसको यहाँ पर जब भी वो अपना प्रोडक्शन मंडी के अंदर बेचता है तो उस पर टैक्स लगता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये भी करा गया, इसमें एक MSP लाई गई, जिसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि किसानों की जैसे कोई फसल है उसको एटलीस्ट इतने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो खरीदना ही होगा मंडी के सिस्टम में, ठीक है, मंडी के अंदर। तो ये MSP भी लेकर आए। अब इन्हीं APMC के अंदर ये MSP भी आ गई, मतलब किसानों की उपज का एक न्यूनतम मूल्य मिलना जरूरी था। अब हमें APMC एक बहुत अच्छी मतलब कि हम बोल सकते हैं एक कमेटी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लॉज या ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें हमें देखने को मिलते हैं कि जो लाइसेंस थे वो मार्केट के हाथों में आ गया, मार्केट अलग अलग कमेटीज़ बनने लग गई, मतलब बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब के जो कृषि कानून है उसमें क्या चेंज है। अगर आपको ये सब समझ में ना आया हो तो बस इतना समझ लीजिए कि जो हरित क्रांति हमारी 1966 से 67 में आई, उससे हमारा प्रोडक्शन, किसानों का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और स्पेशली जो हरित क्रांति का प्रभाव था वो हमारे मोस्टली नॉर्थ स्टेट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि पंजाब हरियाणा के स्टेट्स में, ठीक है। और फिर उसके तहत अब प्रोडक्शन बेचने के लिए एक कोई सिस्टम की ज़रूरत होगी, तो ऐसे सिस्टम के लिए APMC बनाया गया। APMC आया हमारा 1970 में। वो क्या था, एक रेगुलेटेड मंडी बोल सकते हो आप, या फिर नेटवर्क ऑफ मंडीज बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पे ये अपनी किसान जो थे वो अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अपने प्रोडक्शन को बेच सकते थे, ठीक है। अब हम जो चेंज किए गए हैं और सरकार का क्या बोलना है और किसानों का क्या बोलना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसमें दे रखा है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए 3 बिल लेकर आई है। तो टोटल फार्मर से रिलेटेड अभी 3 बिल आए हैं। दोनों सदनों में बिल पास होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह बिल अब कानून बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये लोकसभा से तो पारित हो गया था, ठीक है। राज्यसभा में इसके पीछे बहुत सारा हंगामा हुआ है और राज्यसभा में ये ध्वनि मत के थ्रू इसे राज्यसभा से पास कराया गया और बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, कानून बन गया, ठीक है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के किसान नए कानून को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि तीनों नए कानून बिल से किसानों का फ़ायदा होगा और उनकी आमदनी जो है वो बढ़ेगी। हालांकि केंद्र सरकार की बातों से किसान लोग सहमत नहीं हैं और किसान बिल 2020 के विरोध में किसान कई दिनों से केंद्र सरकार के खिलाफ बिल रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं बड़ी बड़ी राजनीतिक दल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसान आखिर ये है क्या है किसान बिल 2020 और क्यों किसान हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ओके,
सबसे पहले आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसके बारे में हम देखते हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य, इस कानून का क्या मुख्य उद्देश्य है? वस्तुओं की जमाखोरी रोकने और उसकी कीमतों को नियंत्रित रखना है। मतलब कि यहाँ पर मंडी सिस्टम में भी ऐसे लोग बोले जाते हैं कि जो क्या करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं की, मतलब जो भी उपज है उनकी क्या कर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं और वो कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के नए कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है ना। केंद्र सरकार का दावा है कि ऐसा करने से बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, मतलब कि स्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। अच्छा, यहाँ एक बात रख लो, जब बाजार में जब भी कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, तो ये इसका फायदा हमेशा आम लोगों को होता है। अब हम देखते हैं किसान क्यों कर रहे हैं विरोध। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार के इस बिल से किसानों को नहीं बल्कि बड़े बड़े जो पूंजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। नए बिल के अनुसार सरकार सिर्फ अति साधारण परिस्थितियों जैसे अकाल युद्ध में ही वस्तुओं की सप्लाई पर कंट्रोल लाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा कानून देखते हैं, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, कानून 2020। इसमें बोला गया है कि जो किसान है वो अपनी जो उपज है उसको कहीं भी बेच सकते हैं, है ना। इसी को बोला गया वन मार्केट पॉलिसी। केंद्र सरकार का कहना है कि इस नए कानून में किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेचने की आज़ादी केंद्र सरकार के इस नए कानून के अनुसार दी जाएगी। मतलब कि पहली चीज़ तो आप पूरे भारत में किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप मंडी के बाहर, ये जो एपीएमसी बनाई गई का नेटवर्क, जो मंडियों का नेटवर्क था, आप उसके बाहर भी क्या कर सकते हैं, अपनी उपज को बेच सकते हैं, जबकि इसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आप जो एपीएमसी के बाहर, मतलब मंडीज़ के बाहर जो अपनी मैंने आपको बताया था कि मंडी में जब भी किसान अपनी उपज बेचने जाता है तो उस पर टैक्स भी लगता है, लेकिन जब आप बाहर फसल बेचेंगे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन है ना, इसमें क्या है, बाहर किसी भी एमएसपी की बात अभी तक सरकार ने नहीं की है। किसान अब एमएसपी यानी कृषि उत्पाद समिति के अलावा भी अपनी फसल मिलेगी। किसान दूसरे राज्यों में जाकर भी अपने फसल बेच सकेंगे। इसके अलावा किसानों को मंडियों का कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो इसमें सेम बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, मंडियों के बाहर भी अपनी पहली बात तो आप कहीं भी किसी भी, लाइक बिहार का है तो वो कहीं भी जाके सपोज उत्तर प्रदेश में बेच रहा है, तो इस तरीके से वन मार्केट की बात करिए, ठीक है। आप कहीं भी अपनी उपज को बेच सकते हैं, साथ ही साथ आप मंडी के बाहर भी अपनी उपज को बेच सकते हैं। लेकिन क्या हो, और साथ ही साथ आपको कोई टैक्स भी मतलब कोई भी फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? इस कानून को लेकर किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने बिल में यह स्पष्ट नहीं किया है कि मंडी से बाहर फसल बेचने पर किसान को अपनी फसल पर न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं। मतलब कि ये एमएसपी बाहर रहेगी या नहीं, मंडी के बाहर। हम मंडी के बाहर तो बेच सकते हैं, ये तो ओके है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम मूल्य किसानों को मिलेगा या नहीं। किसानों को डर है कि फसल उत्पादन ज़्यादा होने पर, मतलब जब ज़्यादा किसी चीज़ की उत्पादन होगी तो किसानों से मंडियों के भारी कम कीमत पर फसल खरीदेंगे। तो जो व्यापारी लोग होंगे वो क्या करेंगे, किसानों से मंडियों को बहुत ही कम कीमत पर फसल खरीद लेंगे, उनको स्टोर करेंगे, देन जब उनकी ज़रूरत होगी, है ना, उस हिसाब से वो बेच देंगे। अब हमारा तीसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण की कीमत आश्वासन और कीमत से पर करार कानून 2020। ठीक है, इस नए कानून के अनुसार अब किसान फसल उगाने से पहले ही व्यापारी से समझौता कर सकते हैं। इस समझौते में क्या देखो कि मतलब कि आप फसल उगाने जा रहे हो, उससे पहले भी, ठीक है, व्यापारी से समझौता कर लो। इस समझौते में फसल की कीमत और उसकी गुणवत्ता जैसी बातों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत व्यापारी को फसल की डिलीवरी के समय भी ही 2/3 राशि का भुगतान तुरंत के तुरंत होगा और बाकी का पैसा 30 दिन के अंदर करना होगा। साथ ही खेत से फसल उठाने की जिम्मेदारी भी फिर व्यापारी की होगी।
अब इसमें क्या कहना है किसानों का? सरकार ने भले ही फसल का भंडारण करने की अनुमति दे दी हो, लेकिन किसानों के पास इतना फसल को भंडारण करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, पहली चीज़ तो। ठीक है, वो उनके पास इतनी, पहली चीज़ तो बहुत कम, इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बड़े बड़े स्टोरेज खोल दें, ठीक है, इन सब भंडारण वगैरह के लिए। जबकि व्यापारियों के पास फसल का भंडारण करने की व्यवस्था होती है, तो व्यापारी लोग तो फसल का भंडारण आराम से कर पाते हैं, कर जाएंगे। ऐसे में फसल की कीमत तय करने का अधिकार बड़े व्यापारियों या कंपनियों के पास चला जाएगा, ठीक है, और किसानों की भूमिका ना के बराबर हो जाएगी इसमें। अब देखते हैं इसमें किसानों की मांगें क्या हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध में किसान पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मान लेती तब तक वो इसी तरह विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसानों की सरकार से कुछ मुख्य मांगें हैं, तो हम देखते हैं। उनका कहना है कि वह कृषि क्षेत्र में सुधार के नाम पर लाए गए तीनों बिलों को रद्द कर दे पूर्ण रूप से, ठीक है, और उनकी जगह नए कानून लाए। नए कानून लाने से पहले सरकार किसानों से बात करे और उनकी मांगों को नए बिल में शामिल करे। साथ ही साथ उनकी दूसरी बात यह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक विधेयक लेकर आए, मतलब कि एक बिल लेकर आए, जिसके जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि जो MSP है और जो कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम है उसको नहीं, मतलब जो पुराना खरीद सिस्टम है उसको नहीं ख़त्म किया जाएगा। और केंद्र सरकार द्वारा लाए कृषि बिल के अलावा किसान लोग बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार बिजली कानून 2003 की जगह बिजली संशोधित बिल 2020 लेकर आई है, ठीक है। अब इसमें देखो उनका क्या कहना है कि किसान संगठन, हम जानते हैं, इसका भी विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए केंद्र सरकार बिजली वितरण प्रणाली को निजीकरण करने की कोशिश कर रही है, मतलब प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो किसानों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी मिल रही होती है या फिर फ्री बिजली की सुविधा खत्म हो जाएगी। देखो क्या होता है गांव के इलाकों में या किसानों को, आपको देखा होगा कि बिजली पर काफ़ी सब्सिडी मिलती है, कि मतलब कि जैसे किसी का बिल आया 1000 रुपीज़, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो किसान के पास, किसान को मिलेगा 500 का, क्योंकि ये जो 500 रुपये हैं ये सरकार के द्वारा भरे जाएंगे, तो इसी को हम कह देते हैं सब्सिडी, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होगा, अगर इसका निजीकरण हो गया है ना, बोलो तो प्राइवेट हो गया, तो क्या होगा, ये जो सब्सिडी मिल रही है ना, या फिर जिन किसानों को फ्री में बिजली मिल रही है उसकी सुविधा क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। साथ ही बिजली का निजीकरण होने से महंगी मिलने की भी संभावना बनी रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ किसानों की एक मांग यह भी है कि पंजाब में पराली जलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा किया जाए। तो हम जानते हैं कि जो पराली जलाते हैं उससे काफ़ी एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। इस वजह से किसानों पे इसके लिए केस भी लगाए जाते हैं, है ना। तो इसमें बताया है कि दरअसल एक प्रावधान के अनुसार पराली जलाने पर किसान को 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। अब हम इस बात को भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर भारत में ही क्यों हो रहा है किसानों का विरोध प्रदर्शन। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध सिर्फ उत्तर भारत में ही क्यों हो रहा है, जबकि किसानों की समस्या हर जगह एक जैसी है। इसका कारण यह है कि केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों को APMC के अंतर्गत जो उत्पादन खरीदती है वो पूरे देश के औसत 10% ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखना, मैंने आपको अभी ही बताया था कि जो हमारी APMC होती है ना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप, क्योंकि हमारा रिवॉल्यूशन जो हुआ है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उनका भी प्रभाव सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में देखने को मिलता है। तो APMC भी वहीं पर सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है। तो जो उत्पादन खरीदती है तो पूरे देश में औसत 10% ही होता है, बल्कि 90, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये यहाँ जो खरीदती है, ठीक है, उसके पूरे देश का ओनली 10% ही होता है, ओके। जबकि
जो 90% किसान अपना उत्पादन खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर है। इसके उलट पंजाब में स्थिति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि पंजाब में 90% किसानों से उनका उत्पादन सरकारें एपीएमसी की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है कि पूरे देश का तो औसत 10% एपीएमसी के थ्रू आ रहा है, जबकि 90% खुले बाजार में बेचती है। जबकि तो पंजाब की कंडीशन बता रहे हैं कि एपीएमसी जो है वो 90% खरीद लेती है। ठीक है, जबकि खुले बाजार में ओनली 10% जाता है। ठीक है, उत्पादन इस समय पूरे देश में लगभग 6000 से ज़्यादा एपीएमसी हैं, जिसमें 33% फीसदी अकेले पंजाब में ही हैं। ओके, ऐसे में यहाँ के किसानों को गेहूं और चावल के दाम मध्य प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों से ज़्यादा मिलते हैं, है ना। इसलिए यही कारण है कि केंद्र सरकार के नए बिल का सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में देखा जा रहा है। किसानों को डर है कि अगर वे एपीएमसी के सिस्टम से बाहर जाकर अपना माल बेचेंगे तो प्राइवेट व्यापारी उनका शोषण करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।